हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक माँ की कहानी है जो अपने 4 साल के बच्चे को बचाने के लिए सारी हदों को पार कर देती है। तो कहानी की शुरुआत सैंड्रा और उसके बेटे डेविड से होती है जो अपनी दादी के घर पर जा रहे हैं क्योंकि उसे इंडिपेंडेंस डे की छुट्टियां मिली हुई है। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि ये लोग असल में जिस कार में ट्रैवल कर रहे हैं वो आज के समय की दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार है। इसका खुद का एक AI सिस्टम है जिसे लिलिथ का नाम दिया गया है। वो कार ड्राइवर की हर एक चीज को एनालाइज करती है और उसे सही डायरेक्शन में गाइड करती है। और इस कार में एक वॉल्ट मोड भी है जिसे ऑन करने पर पूरी कार एक तिजोरी की तरह लॉक हो जाएगी, जिसे खोल पाना नामुमकिन के बराबर है। और इसके बाद इस पर चाहे मिसाइल छोड़ दो या फिर गोलियां, इसके अंदर बैठे हुए इंसान को कुछ नहीं होने वाला है। ये कार असल में खासकर लड़कियों की सेफ्टी को देखकर बनाई गई है। अब ये हो गई कार की कहानी। अब आते हैं हम अपनी असली कहानी पर। तो सैंड्रा अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है जिसका नाम है कार्ल। कार्ल ने उसे ये कार गिफ्ट करी है, मगर इस समय वो लॉस एंजलिस में अपने एक शो के लिए गया हुआ है, इसलिए इन दोनों को अकेले ही नानी के घर जाना पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद सैंड्रा कार के फीचर्स को चेक करना शुरू कर देती है जिसमें उसे पता चलता है कि आखिर लिलिथ कितनी स्मार्ट है। फिर यहाँ से पता चलता है कि उसने तो उसका और डेविड का दोनों का वेट भी बता दिया है और वो डेविड के हिसाब से ही कार का टेम्परेचर सेट कर देती है क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है। वहीं सैंड्रा अब कार की पिछली ट्रिप की हिस्ट्री को चेक करना शुरू करती है जिसमें उसे पता चलता है कि कार्ल अपने दोस्तों के साथ किसी क्लब में गया था और उनके साथ इस कार में एक लड़की भी थी। अब ये देखकर सैंड्रा का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है क्योंकि उसे शक था कि कहीं कार्ल उसे चीट तो नहीं कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से कार्ल की वीडियो कॉल आ जाती है और उन्हें बताता है कि वो अब होटल पहुंच चुका है। वो डेविड से खूब बातें भी करता है और सैंड्रा को भी बताता है कि तुम्हारे फोन में मैंने एक मोनोलिथ नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है जिससे कि तुम इस कार को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हो। तभी कार्ल का डोर कोई नॉक करता है और वो बाय बोलकर चला जाता है। अब ये चीज सैंड्रा को खटकने लगती है और उसका शक और ज्यादा गहरा हो जाता है कि जरूर कार्ल उसे चीट कर रहा है। कुछ ही समय के बाद वो लोग कुछ सामान लेने के लिए गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर सैंड्रा डेविड को उसका ऑक्सीजन सिलेंडर देती है जिससे हमें ये पता चलता है कि उसको अस्थमा की दिक्कत है। तभी सैंड्रा की नजर कुछ लड़कियों के एक ग्रुप पर पड़ती है जो आपस में काफी मस्ती कर रही थी। उन्हें देखकर सैंड्रा को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं जब वो सिंगिंग शो किया करती थी। लेकिन शादी के बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। वेल, अब दोनों बाहर आ जाते हैं और कुछ खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए, पर तभी वो देखती है कि एक अनजान आदमी उसकी कार में झांक रहा है और इसीलिए वो अपने फोन से ही कार को लॉक कर देती है। और इसके बाद वो फिर से अपने कामों में बिजी हो जाती है। लेकिन इतने में वो देखती है कि डेविड वहां नहीं है। अब उसे ना पाकर वो घबरा जाती है और इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है। पर जब वो बाहर जाकर देखती है तो डेविड उन लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था। पर यहाँ सैंड्रा उन्हें थैंक यू बोलने के बजाय उनके ऊपर ही चिल्लाना शुरू कर देती है जिससे कि उनके साथ वाले लोग उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो लड़कियां कहती हैं कि तुम्हें खुद अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए था और तुम हम पर उल्टा चिल्ला रही हो। अब वो फौरन जाकर कार में बैठ जाती है और वॉल्ट मोड को ऑन कर देती है। और इसके बाद वो कुछ भी करे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि ये कार तो असल में इन्हीं सब कामों के लिए बनी है। वो चुपचाप वहां से बाहर आ जाती है और अपना मूड सही करने के लिए कुछ गाने प्ले करती है। फिर अपनी दोस्त जेसिका को कॉल करती है तो वो उसे बताती है कि वो इस समय LA आई हुई है अपने एक काम के लिए। लेकिन तभी उसके पीछे से एयरप्लेन की आवाज आती है जिसे वो समझ जाती है कि ये शायद उसी होटल में ठहरी हुई है जहाँ पे एक कार्ल ठहरा हुआ है। अब यहाँ वो ये भी नोटिस करती है कि उनके साथ कोई है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं दिखा रही है, इसलिए सैंड्रा उसे फोर्स करने लगती है कि तुम्हारे साथ कौन है, मुझे बताओ। पर वो उसे कुछ भी नहीं दिखाती और तब जाकर वो उल्टा उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन जेसिका जाते जाते कह देती है कि जो तुम्हारे हस्बैंड के साथ है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मतलब कोई तो जरूर उसके कार्ल के साथ है। अब ये सुनकर उसका गुस्सा और ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है। वो कार्ल को कॉल लगाती है लेकिन जैसे कि होना था वो फोन नहीं उठाता तो वो फिर से जेसिका को कॉल लगाती है लेकिन वो भी उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। उधर डेविड धीरे धीरे करके एक मार्बल को मुंह में डालने वाला था लेकिन सही समय पर सैंड्रा उसे देख लेती है और उसे मार्बल को छीन लेती है जिससे कि वो रोने लगता है और वो उसके हाथ में वही फोन दे देती है। ये वही फोन था जिसमें कि कार का पूरा एक्सेस होता है। कुछ ही समय के बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर यानी कि नानी के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ सैंड्रा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो अब कार्ल को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी और इसीलिए वो अपनी कार को यूटर्न मारती है और रनिंग प्रोसेस में उनमें डाल देती है और पूरी रफ्तार से भगाते हुए एली की ओर निकल जाती है। लेकिन यहाँ लिलिथ उसे बताती है कि थोड़ी दूर आगे एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए हमें थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। लेकिन यहाँ सैंड्रा का BP अब हाई हो चुका था और अब उसे किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। वो बस कार को भगाई जा रही थी। उसे अब जितनी जल्दी हो सके वापस जाना था और इसीलिए वो लिलिथ से कहती है कि मुझे कोई शॉर्टकट बताओ।
अब वो उसे रास्ता तो बताती है, लेकिन वो बिल्कुल ही बीहड़ एरिया से होकर गुजरता था। लेकिन यहाँ पर उसे डरने की क्या जरूरत है, वो इस समय एक ऐसी कार में बैठी हुई है जिसे कोई भी चीज छू नहीं सकती। अब सैंड्रा आराम से पूरी रात कार ड्राइव करती रहती है और कुछ ही देर बाद उसे एक लाइट दिखती है, जहाँ रुककर वो फ्रेश होने का सोचती है, लेकिन वो असल में लाइट एक पावर हाउस की होती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था। इसलिए वो थोड़ा और आगे जाती है। अब टेंशन की वजह से उसे यहाँ एक कार में ही सिगरेट जला ली थी, जो कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर बैठ के लिलित स्मोक को डिटेक्ट कर लेती है और अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जिसके बाद होना क्या था, पूरी कार में रेड अलर्ट हो जाता है, अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो उससे कहती है कि ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, मैंने बस सिगरेट जलाई है। लेकिन वो तो दोस्तों बस एक मशीन है, इसलिए वो एआई को मैनुअल मोड पर डाल देती है और सारा कंट्रोल खुद ले लेती है। मतलब वो एआई को बंद कर देती है और अब उस कार का पूरा कंट्रोल सैंड्रा के हाथों में आ चुका है, जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा भी है और बहुत बुरा भी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। उधर डेविड अब खांसना शुरू कर देता है क्योंकि उसे अस्थमा था, जैसे कि आपको पता है। इसलिए सैंड्रा सिगरेट फेंक देती है, पर डेविड रोना शुरू हो गया था, इसलिए वो चुप कराने के लिए उसे अपना फोन देने लगती है। लेकिन इतने में उसकी कार की टक्कर एक हिरन से हो जाती है, जो कार के नीचे आ चुका था। पर इन लोगों को कुछ नहीं होता क्योंकि कार बुलेट प्रूफ होती है। अगर सैंड्रा चाहती तो वो यहाँ से निकल सकती थी, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन वो ऐसा नहीं करती, वो नीचे उतरती है और उस हिरन को देखती है, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन उसकी मुश्किलों के साथ यहाँ सैंड्रा की भी दिक्कतें अब बढ़ना शुरू होने वाली थी, क्योंकि उधर डेविड ने गेम की बजाय मोनोलिथ ऐप को ऑन कर लिया था और इसमें कुछ ना खोलने के बजाय वो वोल्ट मोड को ऑन कर देता है। जिसके बाद होना क्या था, पूरी कार एक बंकर बन जाती है और चारों ओर से लॉक हो जाती है। अब ये बात जब सैंड्रा को पता चलती है तो वो पागल सी हो जाती है, क्योंकि उसे इसका अंजाम पता था। वो पूरी कोशिश करती है कि कैसे भी करके गेट खोल ले, लेकिन अगर वो खोल ही जाएगा तो इतने पैसे देने का फायदा क्या हुआ। इसीलिए वो दुनिया की सेफेस्ट कार है। अब सब कुछ ट्राई करने के बाद वो देखती है कि डेविड के हाथ में अभी भी वो फोन है और वो ऐप भी खुला हुआ है, इसलिए वो उसे समझाती है कि इस मोड को ऑफ कर दो। लेकिन वो अभी बस 4 साल का बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं है और कुछ ही देर में वो फोन भी उसके हाथों से गिर जाता है और अब इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ से इस कहानी का असली थ्रिलर शुरू हो जाता है। आपको एक चीज जरूर सीखने को मिलेगी, जितनी टेक्नोलॉजी हमारे लिए आज के जमाने में अच्छी है, उतनी ही खतरनाक भी है। अब यहाँ वो लिलित से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसने ही एआई को खुद बंद कर दिया था। अब तो इसका कोई फायदा नहीं है। कोई रास्ता ना मिलने से वो अब उसके शीशे को पत्थर से तोड़ने की कोशिश करती है, पर पत्थर टूट जाता है, लेकिन कार को कुछ नहीं होता। और इन सब की वजह से अब डेविड पैनिक भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कार का अलार्म बजना शुरू हो गया था। इसलिए सैंड्रा उसके पास जाती है और उसके साथ खेलना शुरू कर देती है, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स होता है। लेकिन सैंड्रा को अभी भी परेशानी है। यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि वो कार तो अपनी जगह से हिलने वाली नहीं थी। इसलिए वो पीछे गए पावर हाउस पे जाती है ताकि वहां से कुछ मदद ले सके। लेकिन उसका गेट तो बंद था, इसलिए वो जम करके अंदर जाती है, जहाँ उसे एक फोन भी मिलता है, पर वो डेड था, क्योंकि सारी सर्विस अब परसों ही खुलेगी, इंडिपेंडेंस के बाद ही। इसलिए वो वहां से कुछ जरूरत के सामान को उठा लेती है और वापस कार के पास ही आना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है, जो शायद किसी जंगली जानवर की हो सकती है। वो थोड़ी देर ऐसे ही चलती है, लेकिन तभी एक भेड़िया उसके करीब आ जाता है। वो भागते हुए जाकर कार की छत पर बैठ जाती है और उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी आसानी से भागने वाला नहीं था। इसलिए सैंड्रा एक बार फिर से कार के ऊपर हैमर से वार करती है, जिससे कि अलार्म बजना शुरू हो जाता है और वो उसे डर कर भाग जाता है। और इसी के चक्कर में डेविड भी पैनिक होना शुरू हो गया था, क्योंकि बार बार अलार्म बजने की वजह से वो डर रहा था और उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इसलिए सैंड्रा फौरन नीचे उतरती है और उसके साथ खेलना शुरू कर देती है, जिससे कि वो धीरे धीरे करके सो जाता है। लेकिन उसे भी कैसे भी करके अपनी बेटी की जान बचानी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी गलती की वजह से उसके बेटे को कुछ हो जाए। वो फिर से छत पर चढ़ती है और शांत मन से सोचने लगती है। लेकिन यहाँ उसके दिमाग में अलग अलग किस्म के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। एक तरफ वो सोच रही थी कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काल को अब पता चल ही गया होगा कि वो अभी तक ग्रैनी के घर नहीं पहुंची है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए जरूर आएगा। पर दूसरी ओर उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि कहीं वो जेसिका के साथ उसे छोड़ कर ना चला जाए। इसी बीच उसकी नजर आसमान में उड़ रहे एक प्लेन पर पड़ती है, जिसे उसे ध्यान आता है कि उसने रास्ते में आते हुए एक एयरपोर्ट का बोर्ड देखा था। वहां तो पक्का उसे कोई मदद मिल जाएगी, जिससे कि वो यहाँ से निकल सकते हैं। और ये बात वो डेविड को बहुत ही खुशी खुशी बताती है। पर कुछ समय के बाद वो देखती है कि कार का गेट तो खुला हुआ है और वहाँ डेविड भी नहीं है। इसलिए वो फिर से पैनिक होना शुरू हो जाती है। लेकिन इतने में उसकी आंख खुलती है, क्योंकि अब सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी और ये बस उसका एक सपना था। अब आँख खुलते ही वो अपने आसपास देखती है तो हैरान रह जाती है। असल में ये लोग एक चट्टान पर फंसे हुए थे, जहाँ से दूर दूर तक बस रेगिस्तान और कुछ खतरनाक बीहड़ इलाकों के अलावा कुछ नहीं था। वो सबसे पहले तो डेविड को चेक करती है, जो कि कार में ही था, लेकिन उसके शरीर से पसीने बह रहे थे,
क्योंकि उसने एक वोलन का सूट पहना हुआ था। जिस जगह पे ये लोग है वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए सैंड्रा फौरन अपनी जैकेट उतार कर सनरूफ पर डाल देती है जिससे कि धूप अंदर ना जाए। अब वो डेविड से खुद की सीट बेल्ट को खोलने को कहती है, लेकिन वो अभी भी बहुत छोटा है इसलिए वो ये सब समझ नहीं पाता। उल्टा वो रोना शुरू कर देता है, लेकिन अब सैंड्रा को उसे छोड़कर एयरपोर्ट को ढूंढने के लिए जाना ही पड़ेगा, वरना उसका बेटा नहीं बचेगा। और इसीलिए वो बस गॉड का नाम लेकर चलना शुरू कर देती है। अब चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है और शाम से सुबह, पर अभी तक उसे दूर दूर तक कहीं भी एयरपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, उसे तीसरे दिन एक नदी मिल जाती है जहाँ जाकर वो फौरन जी भर के पानी पीती है और खुद को साफ करती है, क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से पानी की एक बूंद नहीं पी थी। इसके बाद अब वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है। ऊंची ऊंची चट्टानों को पार करके वो आखिरकार उस एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये एयरपोर्ट तो पिछले 40 सालों से बंद है, वहां पर सारे प्लेन डैमेज है। यहाँ सैंड्रा प्लेन के अंदर जाती है, उस रेडियो को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं था। उसे वहाँ एक बड़ी सी बोतल मिलती है जिसे वो साथ में ले लेती है, क्योंकि ये उसे काम आ सकती है। लेकिन जाते जाते वो एक अच्छा काम कर जाती है। उसने उस प्लेन के 2 टायर को बाहर निकाल कर उसमें आग जला दी थी, जिससे निकलता हुआ काला धुआं पूरे आसमान में फैल जाता है और ये शायद उसकी जान बचा सकता है। अब वो उस बॉटल को लेकर उस नदी के पास जाती है और उसमें जितना हो सके उतना पानी भर लेती है, क्योंकि उसे उठाकर भी तो उसे ले जाना है। जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है, पर इसी बीच उसे अपनी जैकेट मिलती है जो उसने सनरूफ के ऊपर रखी थी। वो देखकर वो डर जाती है और फौरन भागते हुए कार के पास जाती है और देखती है कि डेविड तो बेहोश पड़ा हुआ है और गर्मी की वजह से, और इसीलिए वो तुरंत अपने साथ लाए हुए पानी को कार के ऊपर गिरा देती है। लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं होता। तो वो देखती है कि कार का फैन तो चल रहा है, लेकिन वो बाहर की गर्म हवा अंदर खींच रहा है, ना कि ठंडी हवा। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वो बाहर आग जलाए जिससे कि स्मोक डिटेक्ट करके कार अपनी विंडोज को ओपन कर ले। लेकिन असल में हो जाता है इसका बिल्कुल उल्टा। स्मोक की वजह से कार का फैन तो बंद हो जाता है और कुछ हवा अंदर जा रही थी वो भी बंद हो जाती है। मतलब कि अब वेंटिलेशन बंद हो चुकी है। अंदर बैठे डेविड की हालत अब और बदतर होने वाली थी, इसलिए वो समय रहते ही कार के ऊपर फिर से वार करना शुरू करती है। लेकिन बात वहीं आके अटक जाती है कि अगर ऐसे ही ये कार खुल जाती तो इसे सेफेस्ट कार नहीं कहा जाता। और आखिर में आकर सैंड्रा थक हार कर वहीं गिर जाती है। अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब यहाँ डेविड मर चुका था और ये समय भी हर समय की तरह धीरे धीरे करके बीत जाता है, जहाँ पर सैंड्रा फिर से इस जगह पर काल के साथ आती है और डेविड की याद में रोने लगती है। पर काल कहता है कि हमारे बेटे का कातिल तुम ही हो, तुम ही ने उसे उस कार में बंद करके छोड़ दिया था और फिर तुमने उसे वो वुलन सूट भी पहनाया था, वो भी इतनी गर्मी में। तभी सैंड्रा की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये सब एक सपना था। अब वो डेविड को दोबारा चेक करती है और वो मर चुका है या फिर बेहोश है, उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ सैंड्रा ने अब जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि डेविड अब नहीं बचा। इसलिए वो उसे कहती है कि बेटा तुम तो हेवन में जाओगे, लेकिन मैं जाऊंगी हेल में। तभी वो देखती है कि डेविड अपना हाथ हिला रहा है, मतलब कि डेविड अभी जिंदा है। अब ये देखकर उसे एक बार फिर से दोबारा से जीने की उम्मीद मिल जाती है। लेकिन यहाँ तभी आ जाता है एक जंगली कुत्ता जो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। सैंड्रा कार की छत पर चढ़ती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गर्म थी और इसीलिए वो कार के नीचे चली जाती है। लेकिन इतने में वो कुत्ता उसके पैर में काट लेता है। पर यहाँ उसे पता चलता है कि वो कुत्ता असल में उस हिरन के लिए आया है, जो कि उसकी कार से मरकर उसमें अटकी हुई है। इसलिए वो उसे निकाल कर बाहर फेंक देती है। लेकिन तभी कार पीछे खिसकने लगती है और वो तुरंत एक पत्थर लगाती है, जिससे कि वो रुकती है। अब यहाँ सैंड्रा को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इस कार को पहाड़ी के नीचे फेंक दे, जिससे कि नीचे जाने के बाद हो सकता है कि उसका गेट खुल जाए। ऐसे ही कुछ उसने इस कार कंपनी वालों से भी सुना था। अब यहाँ उसे इतना तो कॉन्फिडेंट था कि अंदर बैठे डेविड को कुछ नहीं होगा, और इसीलिए वो कार को धक्का देना शुरू करती है और धीरे धीरे वो कार सीधा नीचे जाकर खाई में गिरने वाली थी। लेकिन यहाँ पर कार को पता चल जाता है कि वो अब ग्राउंड से ऊपर है, इसलिए वो खुद को अपने आप बैलेंस करना शुरू कर देती है। उसके मोशन सेंसर ऑन हो जाते हैं। वो इतनी एडवांस होती है कि कार को सीधा कर देती है। साथ में उसके सारे गेट भी खुल जाते हैं और बिना कुछ आवाज करे जाकर नीचे गिर जाती है, वो भी बिल्कुल सीधी। सैंड्रा भी नीचे पहुंच जाती है और वो कार को बिल्कुल सही सलामत देखकर हैरान थी। लेकिन तभी उसकी नजर गेट पर पड़ती है, जो कि अब खुल चुका था। वो फौरन डेविड को बाहर निकालती है और उसके कपड़े उतार देती है ताकि वो होश में आ सके। अब आप सोच रहे होंगे कि कार का गेट कैसे खुल गया। तो बेसिकली दोस्तों, कार को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो गेट अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि अंदर बैठे इंसान को बाहर भी तो निकलना होगा ताकि वो अपनी जान बचा सके। और इसी चीज का फायदा उठाकर सैंड्रा ने अपने बेटे की जान बचा ली। लेकिन यहाँ उसे डेविड को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा।
इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कार का पूरा सिस्टम रिबूट होता है और वो फिर से ऑन हो जाती है। अब वो फाइनली इस कार का पूरा इस्तेमाल करने वाली है। वो फौरन जाकर पहले तो कार को ऑफ रोड मोड में डालती है, जिससे कि टायर्स ऊपर उठ जाते हैं और यहाँ कार एकदम एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ उसके सामने कोई रास्ता नहीं था, लेकिन सैंड्रा को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि मोड ऑन है और इसीलिए वो बस इंजन रेस करती है। और यहाँ हम कार की असली ताकत को देख पाते हैं। वो पूरे पहाड़ को बिना रुके चढ़ जाती है और आखिर में रोड पर आ जाती है, जिसके बाद उन दोनों को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डेविड को होश आ गया था और फाइनली सैंड्रा ने अपनी बेटी की जान बचा ली थी, क्योंकि माँ के आगे दुनिया की कितनी बड़ी शक्ति या टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, जब बात उसके अपनी औलाद पर आती है तो वो हर किसी से लड़ सकती है। तो आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।